जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं आज आपके सामने फिर आप लोगों की डिमांड पर और यूपी पुलिस के री एग्ज़ाम के जीएस का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हूं। और आप बहुत लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सर आप यूपी पुलिस के जो री एग्ज़ाम को जो जीएस के प्रैक्टिस सेट है उसका सॉल्यूशन लेकर आओ, तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और बच्चों, हम लोग आज के सॉल्यूशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने आपका, तो हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कस्टोडियन किसे कहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि वो इसमें यह पूछ रहा है कि आपका जो भारत के विदेशी विनिमय संचय, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हम लोग कह सकते हैं कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है, इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार का कस्टोडियन या प्रतिरक्षक कौन होता है। ऑप्शन फर्स्ट है वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑप्शन सेकंड है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन थर्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ऑप्शन फोर है विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो मैं बता दूं आपको, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है, इसमें होता क्या क्या है। इसमें मैं आपको बता दूं, आपका एक तो स्वर्ण होता है, स्वर्ण या इसको हम लोग कहते हैं गोल्ड या सोना, क्लियर है ना। दूसरा इसमें होता है एसडीआर होता है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट कहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसमें जो सम्मिलित होता है वह तीसरा होता है आपका आईएमएफ के पास, आईएमएफ के पास निधि जो जमा की जाती है। कोई भी सदस्य देश, आईएमएफ का जो सदस्य देश होता है जो वहां पर निधि जमा कराता है, वह भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में सम्मिलित होती है। और वो एक होता है आपका विदेशी परिसंपत्तियां, विदेशी परिसंपत्तियां। इन चारों को मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व होता है उसमें ये चार चीजें सम्मिलित होती हैं। मैं आपको बता दूं, जो एसडीआर है इससे हम लोग कागजी मुद्रा या कागजी स्वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कागजी मुद्रा या कागजी स्वर्ण भी कहते हैं। एसडीआर जो होता है वो 5 देशों की विभिन्न मुद्राओं को मिलाकर एक एसडीआर बनाया जाता है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें फॉरेन एक्सचेंज के मामले में यदि बात की जाए तो इसमें भारत की स्थिति हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको कि सबसे पहले नंबर पर चीन है। कौन सा देश है, चीन है। और अपने जो भारत की स्थिति है, भारत का जो स्थान है मैं आपको बता दूं, भारत 5वें नंबर पर। कितना है, भारत 5वें नंबर पर है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में, क्लियर है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर बात की जाए तो मार्च 2024 में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो लगभग $642 बिलियन था। $642 बिलियन था, क्लियर है ना। कितना था, $642 बिलियन था, क्लियर है ना। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है भारतीय रिजर्व बैंक। अब अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है 20 जून। ऑप्शन सेकंड है 23 जून। ऑप्शन सी है 22 जून। और ऑप्शन डी है 21 जून। तो मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4 है 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बात की जाए तो इसका जो प्रारंभ हुआ था, ये 2015 से हुआ था। कब से हुआ, 2015 से। और मैं आपको बता दूं कि 2024 में, कब, 2024 में 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कौन सा, 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कौन सा मनाया गया है 2024 में, तो 10वां मनाया गया है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये भारत में जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, ये भारत के श्रीनगर में मनाया गया। कहां पर, भारत के श्रीनगर में मनाया गया, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से
किस महिला व्यक्तित्व को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त है? इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि ऐसी कौन सी महिला है जो दो ओलंपिक में दो पदक या ओलंपिक पदक विजेता है? ऑप्शन फर्स्ट है आपका साक्षी मलिक, ऑप्शन सेकंड है साइना नेहवाल, ऑप्शन थर्ड है कर्णम मल्लेश्वरी और ऑप्शन फोर है पीवी सिंधु। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो ये दो बार एक तो 2016 रियो ओलंपिक हुए, रियो डे जेनेरियो जो ओलंपिक थे इनको हम रियो ओलंपिक कह देते हैं, रियो ओलंपिक। और जो रियो ओलंपिक ये ब्राजील का एक शहर था, कहां पर हुए थे? ब्राजील में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि 2016 में जो पदक जीता था पीवी सिंधु ने वो रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक जीता था। क्लियर है ना? और दूसरी बात की जाए तो मैं आपको बता दूं टोक्यो में, कौन से ओलंपिक में? टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में अगर बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक में जो पीवी सिंधु ने जीता था वो कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता था। क्लियर है ना? कांस्य पदक जीता था। क्लियर है ना? टोक्यो में जीता कांस्य पदक और रियो डी जेनेरियो जो ओलंपिक में हुए थे वहां जीता था रजत पदक। तो पीवी सिंधु ऐसी खिलाड़ी हैं जो दो पदक विजेता हैं। और पीवी सिंधु आप सब लोग जानते हो कि ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे? बैडमिंटन से यह संबंधित है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति है जो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? ऑप्शन फर्स्ट है सहरिया, ऑप्शन सेकंड है बैगा, ऑप्शन थर्ड है पैरहेरिया परिहिया और ऑप्शन फोर है थारू। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है थारू। थारू एक ऐसी जनजाति है जो दीपावली त्योहार को शोक के रूप में मनाती है। क्लियर है ना? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्यतः निवास करती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में यह निवास करती है, क्षेत्र में निवास करती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो तराई क्षेत्र है इसमें जैसे महाराजगंज आ जाएगा आपका, महाराजगंज है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर है आपका, ये बलरामपुर और ये इनमें यह निवास करती है। और थारू जो जनजाति है वो किरात वंश से संबंधित है। कौन से वंश से? किरात वंश से संबंधित है। बच्चों हमें इनका ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ आपको आंसर के साथ थोड़ी बहुत चीज इसके बारे में बतानी है। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन धर्म के संस्थापक थे? ऑप्शन फर्स्ट है आर्य सुधर्मा, ऑप्शन सेकंड महावीर स्वामी, ऑप्शन थर्ड पार्श्वनाथ और ऑप्शन फोर ऋषभ देव। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन फोर ऋषभ देव है। ऋषभ देव हैं जो जैन धर्म के संस्थापक में माने जाते हैं और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। क्लियर है ना? प्रथम तीर्थंकर थे। याद रखना महावीर स्वामी तो 24वें थे, ये तो 24वें हैं। ये कौन से हैं? 24वें। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, उसमें सबसे पहले ऋषभ देव थे और इन्हें ही जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभ देव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें ऋषभ देव को नारायण का अवतार के नाम से भी जाना जाता है, नारायण का अवतार के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ऋषभ देव के दो बेटे थे, वैसे तो एक भरत भी नाम आता है और एक आपको पता हो तो कर्नाटक के श्रवणगोला में बाहुबली, जो आपने नाम सुना होगा बाहुबली, उसकी प्रतिमा है वहां पर। तो ये बाहुबली जो था वो ऋषभ देव का ही बेटा था। क्लियर है ना? एक भरत और एक बाहुबली। क्लियर है ना? और ऋषभ देव का यदि बात की जाए तो इनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह जो माना जाता है वह बैल, या उसे हम लोग कहते हैं बैल या सांड, जो भी है उसे हम लोग कहते हैं, या वृषभ कह देते हैं उसको हम लोग। क्या कह देते हैं? वृषभ, वृषभ कहते हैं। क्लियर है ना? तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत परमाणु हथियारों के मामले में किस देश से आगे निकल गया है? ऑप्शन फर्स्ट चीन, ऑप्शन सेकंड रूस, ऑप्शन थर्ड उत्तर कोरिया और ऑप्शन फोर पाकिस्तान। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है
पाकिस्तान। सिप्री एक संस्था है, और मैं आपको बता दूं सिप्री की फुल फॉर्म क्या होती है। सिप्री की फुल फॉर्म होती है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्लियर है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सिप्री का जो हेडक्वार्टर है, सिप्री का जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वह भी स्टॉकहोम में ही है। कहाँ पर है? मुख्यालय स्टॉकहोम में ही है, क्लियर है ना, स्टॉकहोम में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिप्री के अनुसार सबसे अधिक परमाणु हथियार मामले में रूस पहले नंबर पर। कौन सा है? सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बता दूं रूस है, रूस। दूसरे नंबर पर आपका यूएसए या अमेरिका है। तीसरे नंबर पर चीन है। इसके पास लगभग 5500 के आसपास है, लगभग 5500। इसके पास लगभग 5000 परमाणु हथियार हैं, लगभग है। चीन के बाद यदि बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो चीन है इसके पास आपके 500 हैं। कितने हैं? 500 हैं, 500 हैं। फिर इसके बाद फ्रांस है, फ्रांस। फिर इसके बाद 5वें नंबर पर आपका ब्रिटेन है। फ्रांस के पास लगभग 300 हैं। कितने हैं? लगभग 300। या हम लोग कह सकते हैं शायद 296 हैं। और ब्रिटेन के पास 229 हैं। और फिर इसके बाद आपके भारत का नंबर आता है, और भारत के पास इस समय 172 है। कितने हैं? 172 हैं। और पाकिस्तान की यदि बात की जाए तो इसके पास 170 हैं। तो याद रखना कि भारत परमाणु हथियारों के मामले में किस देश को उसने पीछे किया है, तो पाकिस्तान को निकलकर वो आगे आया है, क्लियर है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सिप्री एक और रिपोर्ट जारी करती है, यदि आपको पता हो तो, कि सिप्री का काम होता है कि वो ये बताती है कि विश्व में सबसे अधिक सेना ताकतवर या सैन्य ताकत वाला देश कौन सा है। तो पहले नंबर पर तो आपका अमेरिका है, दूसरे पर रूस, तीसरे पर चीन और चौथे नंबर पर भारत है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ऐसी परिस्थिति में जब राज्य विधानसभा के अध्यक्ष को अपनी सीट रिक्त करने की वो अपना त्यागपत्र अपने हस्तलेख में हस्ताक्षर सहित निम्नलिखित में से किसको सौंपेगा? ऑप्शन फर्स्ट है राज्य के राज्यपाल को, ऑप्शन सेकंड है राज्य के विधि एवं न्याय मंत्री को, ऑप्शन थर्ड है राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी तो है ही नहीं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है राज्य की विधानसभा के उपाध्यक्ष को ही। हमेशा याद रखना, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 178 में बताया गया है कि इसमें विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होंगे, क्लियर है ना। विधानसभा के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के बारे में बताता है, किसके? विधानसभा के, क्लियर है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 179 अनुच्छेद 179 है, उसमें यह बताता है कि अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त कैसे किया जाएगा या हटाया कैसे जाएगा। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद कैसे रिक्त होता है और हटाने की प्रक्रिया, क्लियर है ना, हटाने की प्रक्रिया। उसके अलावा यदि बात की जाए अनुच्छेद 180 में, तो अनुच्छेद 180 है वह बताता है कि जब अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, क्लियर है ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि याद रखना कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को ही अपना त्यागपत्र देता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में कन्याकुमारी की अवस्थिति है, ऑप्शन फर्स्ट है भूमध्य रेखा के दक्षिण में, ऑप्शन बी है कर्क रेखा के उत्तर में, ऑप्शन थर्ड है मकर रेखा के दक्षिण में, और ऑप्शन डी है भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो मैं आपको बता दूं कि ये कर्क रेखा और ये क्या क्या होती है। तो ये पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता दूं तो ऑप्शन डी भूमध्य रेखा के उत्तर में
भारत का जो कन्याकुमारी है वह स्थित है। देखो कैसे स्थित है, यह आपके सामने एक डायग्राम है और इसमें मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के लगभग बीचों बीच से काल्पनिक रेखा गुजरती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो अक्षांश कहते हैं, और इसी को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना, इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या किस नाम से जानते हैं, विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, या इक्वेटर इसको ही कहते हैं, या इक्वेटर भी इसी को कहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विषुवत रेखा का जो ऊपरी भाग होता है, विषुवत रेखा से ये जो भाग है इसे हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये भाग है विषुवत रेखा से दक्षिण का भाग है, इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 अक्षांश पर, कितने अक्षांश पर, 23.5 अक्षांश पर कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा है। और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 अक्षांश पर मकर रेखा है। क्लियर है ना, मकर रेखा है। अब देखो मैं आपको बता दूं कि जो भारत की स्थिति है, भारत की जो स्थिति है तो वह 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी गोलार्ध में। किसमें, उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर है ना, उत्तरी गोलार्ध में है। क्लियर है ना, मेरा कहने का मतलब यह है कि अक्षांश की बात हो रही है 6 डिग्री से 37 डिग्री अक्षांश के मध्य। तो हम लोग देखेंगे कि अपना भारत यहाँ है, अपना भारत यहाँ है, मतलब विषुवत रेखा से ऊपर है। और आप सब लोगों को पता है कि विश्व यहाँ जो ये एरिया है यहाँ पर आपका कन्याकुमारी है, यहाँ पर क्या है आपका, कन्याकुमारी है। क्लियर है ना, जब कन्याकुमारी यहाँ पर है तो आप लोग विषुवत रेखा से उत्तर में ही तो होगा, विषुवत रेखा से उत्तर में या भूमध्य रेखा से उत्तर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कजली पेंटिंग्स पारंपरिक रूप से संबंधित है जिसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट है झारखंड, ऑप्शन सेकंड है तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। जो आपकी कजली पेंटिंग्स है यह राजस्थान से संबंधित है। कजली पेंटिंग की खासियत यह है कि यह स्टोन वगैरह, स्टोन का जो बुरादा होता है या स्टोन का जो, ये स्टोन से बनाई जाती है। ऐसे समझ लो कि आम भाषा में बताया जाए तो ये स्टोन वगैरह से बनाई जाती है और इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इन ऑप्शन में पूछा गया सबसे बड़ी कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी ताप्ती। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। महानदी जो है वह इन ऑप्शन में महानदी नदी का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बेसन है। तो मैं आपको महानदी के बारे में बता दूं कि महानदी की यदि बात की जाए तो महानदी का जो उद्गम स्थल है, उद्गम स्थल है जो महानदी का, वह कहाँ पर है, वह है आपके छत्तीसगढ़ के रायपुर के, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से, छत्तीसगढ़ के रायपुर के सिहावा से महानदी का उद्गम स्थल है। क्लियर है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महानदी है, महानदी है ये अपना जो जल विसर्जित करती है तो ये बंगाल की खाड़ी में अपना जो जल विसर्जित करती है, कहाँ पर करती है, अपना जो जल विसर्जित करती है तो ये कहाँ करती है, बंगाल की खाड़ी में। कहने का मतलब यह है कि यह बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है। क्लियर है ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है कि महानदी पर एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध। कौन सा, हीराकुंड बांध। क्लियर है ना, हीराकुंड बांध है जो किस नदी पर है, महानदी पर। और यह विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। याद रखना, विश्व का सबसे लंबा बांध है, लंबा बांध है। और इसकी जो लंबाई है मैं आपको बता दूं लगभग 25.2 किलोमीटर लंबा है। कितना है, 25.2 किलोमीटर लंबा है। और ये हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है, यह उड़ीसा में। कहाँ पर है, यह उड़ीसा में स्थित है। क्लियर है। दूसरी बात यह है कि महानदी की कुछ सहायक नदियों की बात की जाए, महानदी की कुछ सहायक नदी, तो महायक नदी की जो सहायक नदी है उसमें आप है आपकी एक है मंड,
मंड, डूब, दूब, जोंक, जोंक, तेल, हंसदेव, हंसदेव, ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चापचर कूट त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है नागालैंड, ऑप्शन सेकंड है मेघालय, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है मणिपुर। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। कौन सा? मिजोरम। मिजोरम में मैं आपको बता दूं कि चापचार त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम में। तो मैं मिजोरम का एक और बहुत महत्वपूर्ण है जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो वह एंथूरियम। कौन सा है? एक है एंथूरियम है और एक है आपका चापचार कुट है, जो मिजोरम राज्य से संबंधित, और यह आपके एग्जाम में नागालैंड का होने, ये हमें नहीं बताना, सिर्फ हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी मिजोरम। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट है ऊन उत्पादन से, ऑप्शन सेकंड है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन सेकंड है पर्यटन विकास से, ऑप्शन डी है बागवानी या हॉर्टिकल्चर से। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है बागवानी से। और बागवानी में भी देखा जाए तो मुख्य रूप से सेब से। किससे पूछा जाता है कि सेब उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति, तब भी आपका आंसर सुनहरी क्रांति होना चाहिए। मुख्य रूप से सेब उत्पादन, मुख्य रूप से सेब उत्पादन या एप्पल प्रोडक्शन से यह संबंधित है। याद रखना मेनली किसके प्रोडक्शन से? तो मेनली ये एप्पल के प्रोडक्शन से रिलेटिव है गोल्डन रिवोल्यूशन। मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण क्रांतियों के बारे में बता दूं जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में मुख्यतः। जैसे आपकी है, एक है आपकी सफेद क्रांति। कौन सी? सफेद क्रांति है जो आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। एक है आपकी गुलाबी क्रांति। कौन सी क्रांति? गुलाबी क्रांति है जो आपकी झींगा उत्पादन से संबंधित है। एक है आपकी गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति है जो झींगा उत्पादन से संबंधित है। किससे? झींगा उत्पादन से। एक है आपकी नीली क्रांति है, नीली क्रांति, नीली क्रांति है जो आपकी मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं एक है आपकी गोल क्रांति है, गोल क्रांति। गोल क्रांति आपकी आलू उत्पादन से संबंधित है। किससे? आलू उत्पादन से संबंधित है। उसके अलावा यदि बात की जाए तो एक है रजत क्रांति, रजत क्रांति है जो आपके अंडा उत्पादन से संबंधित है। किससे? अंडा उत्पादन से संबंधित है। एक आपकी हरित क्रांति। कौन सी क्रांति? हरित क्रांति है। और हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, या हम लोग कह सकते हैं कृषि उत्पादन से संबंधित है। क्लियर है ना? ये कुछ महत्वपूर्ण क्रांति थी जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है गैबन, ऑप्शन बी है गुयाना, ऑप्शन सी है गिनी, और ऑप्शन डी है गिनी बिसाऊ। याद रखना जितने गिनी वाले वो तो अफ्रीका महाद्वीप में ही है, गिनी की खाड़ी हो या गिनी बिसाऊ हो। गैबन भी यदि आपको पता हो तो विषुवत रेखा गुजरती है गैबन राज्य से, वो सॉरी गैबन देश से। तो याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। गुयाना जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कंट्री है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की कंट्री है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। अब अगर बात की जाए थोड़ा सा अफ्रीका महाद्वीप की, तो मैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बता दूं कि अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंध महाद्वीप कहा जाता है, अंध महाद्वीप कहते हैं। उसके अलावा यदि बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा, तीनों रेखा गुजरती हैं, विषुवत रेखा गुजरती हैं। किस महाद्वीप से गुजरती हैं? ये केवल ये अफ्रीका महाद्वीप से ही गुजरती हैं। याद रखना इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान
कि किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति से संबंधित सभी पूर्वोपायों के लिए सकल मुद्दों की जांच हेतु राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान है? ऑप्शन ए आर्टिकल 330, ऑप्शन बी आर्टिकल 355, ऑप्शन सी आर्टिकल 338 और ऑप्शन डी आर्टिकल 336। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, आर्टिकल 338 या अनुच्छेद 338 है, जो अनुसूचित जातियों से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि पहले अनुसूचित जाति, इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया। पहले क्या होता था कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग एक ही होता था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 338 का, अनुच्छेद या आर्टिकल 338 का जो है वह अनुसूचित जनजातियों के बारे में अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताता है। मैं आपको बता दूं ये जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एससी की, किसकी? एससी की, शेड्यूल कास्ट की। क्लियर है ना? और ये अनुसूचित जनजाति होती है एसटी। कौन सी होती है? एसटी, शेड्यूल ट्राइब होती है। क्लियर है ना? एसटी से संबंधित 338 क है और शेड्यूल कास्ट से संबंधित अनुच्छेद 338 है। 338 ख भी जोड़ा गया जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। पहले अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं था, लेकिन अब वह एक संवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ध्वनि तरंगों का, ऑप्शन बी प्रकाश तरंगों का, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों का, ऑप्शन डी सूक्ष्म तरंगों का। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, रेडियो तरंगों से ही रिमोट नियंत्रण को किया जाता है। रेडियो तरंगों की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका एक वायुमंडल होता है, वायुमंडल में कुछ परतें होती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं ये क्षोभमंडल होता है। कौन सा? क्षोभमंडल होता है। उसके अलावा ये समताप मंडल होता है, ये समताप मंडल होता है। उसके अलावा आपका एक मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल होता है। और इसके ऊपर एक आयन मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? आयन मंडल होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आयन मंडल है यहीं से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। कहाँ से? रेडियो तरंगें यहीं से परावर्तित होती हैं। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडियो तरंगें किस मंडल से परावर्तित होती हैं? तो याद रखना, रेडियो तरंगें आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 6 जून, ऑप्शन सी 7 जून और ऑप्शन डी 8 जून। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो मनाने की घोषणा की थी वो 20 दिसंबर 2018 को की थी। लेकिन प्रथम बार जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया था वो 2019 में मनाया गया था। और किस डेट को? 7 जून 2019 को पहली बार मनाया गया। और कब मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? तो 7 जून को। याद रखना, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी, कौन सा विटामिन सी पाया जाता है? ऑप्शन ए मिर्च में, चिली में, ऑप्शन बी कुमेडी पंपकिन में, ऑप्शन सी पी मटर में, ऑप्शन डी रेडिश या मूली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, मिर्च या चिली में। इन ऑप्शन में से सबसे अधिक विटामिन सी मिर्च या चिली में पाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या है? इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से होने वाला रोग, इसकी कमी से होने वाला रोग स्कर्वी है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रोग है स्कर्वी। कौन सा है? स्कर्वी। इससे क्या होता है कि जो आपके मसूड़े जो होते हैं, दांत होते हैं, इनमें से ब्लड आना प्रारंभ हो जाता है। और विटामिन सी सामान्यतः यह खट्टे फलों में पाया जाता है। कैसे फलों में पाया जाता है? सामान्यतः
यह खट्टे फलों में पाया जाता है। मुख्यतः जो इसके स्रोत हैं वो क्या है, खट्टे फलों में मुख्यतः पाया जाता है, मुख्यतः पाया जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन सी का सबसे अच्छा जो स्रोत है वह है आंवला। क्या है, आंवला में सबसे अधिक मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की यदि खोजकर्ता की बात की जाए, विटामिन सी के जो खोजकर्ता हैं वो कौन है, होलकट। कौन है, होलकट है। क्लियर है ना, कौन है, होलकट। क्लियर है। अगर आप इसे याद कर सको तो मैं आपको बता दूं कि ये कैसा है, ये आपका गोल होता है। क्या है, गोल है। अब ये होल है, होल में से आपने कट लगा दिया तो ये क्या बन गया, सी। तो हम लोग याद रख सकते हैं कि विटामिन सी के खोजकर्ता कौन है, जिसने होल को काटा हो, तो इसका नाम है होलकट। क्लियर है ना, क्या नाम है, होलकट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला आने पर कौन सा साइन दिखाई देता है। ऑप्शन फर्स्ट है डॉलर, ऑप्शन बी है स्टार, ऑप्शन सी है आपका ये जो भी निशान है, और ऑप्शन डी है हैज। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हैज है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को समृद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी दारा शिको, ऑप्शन सी मीर जुमला, और ऑप्शन डी अबुल हसन कुल्ब शाह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर को दिया था। और शाहजहां, आपको मैं बता दूं कि ये प्रमुख मुगल बादशाह थे। कौन थे, ये प्रमुख मुगल बादशाह थे। और यही ऐसे बादशाह थे जिनको अपने बेटे औरंगजेब ने कैद कर दिया था। औरंगजेब ने कैद कर दिया था, औरंगजेब ने कैद में डाल दिया था, कैद में डाल दिया था। और कैद में डालने के बाद इनकी बाद में मृत्यु होती है। मैं आपको बता दूं जो कोहिनूर हीरा है यह गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। कहां से, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था, गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ। और इसे मीर जुमला ने बादशाह शाहजहां को दिया था। और वर्तमान में जो कोहिनूर हीरा है वो इंग्लैंड में है। कहां पर है, इंग्लैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला स्टील संयंत्र स्थापित किए गए थे। ऑप्शन फर्स्ट प्रथम पंचवर्ष योजना, ऑप्शन सेकंड द्वितीय पंचवर्ष योजना, ऑप्शन थर्ड तृतीय पंचवर्ष योजना, और ऑप्शन फोर चतुर्थ पंचवर्ष योजना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सेकंड है, द्वितीय पंचवर्ष योजना। मैं आपको बता दूं कि द्वितीय पंचवर्ष योजना जो है यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। किस पर, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और ये जो दुर्गापुर है, ये दुर्गापुर है, ये आपको मैं बता दूं कहां पर पड़ता है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। कहां पर है, पश्चिम बंगाल में है। भिलाई की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ में है। कहां पर है, ये छत्तीसगढ़ में है। और राउरकेला की बात की जाए, राउरकेला की बात की जाए या राउरकेला की बात की जाए तो ये उड़ीसा में। क्लियर है ना, कहां पर है, उड़ीसा में। दुर्गापुर जो स्टील संयंत्र है ये पश्चिम बंगाल में, और इसका जो स्थापना हुई थी ब्रिटेन देश के सहयोग से हुई थी। किस देश के सहयोग से, ब्रिटेन या यूके के सहयोग से हुई थी। भिलाई ये छत्तीसगढ़ में है। इसकी स्थापना रूस या सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। किससे, सोवियत संघ के सहयोग से हुई थी। और यदि राउरकेला या उड़ीसा की बात की जाए तो यह ये रूस के सहयोग से। राउरकेला की बात की जाए तो ये जर्मनी के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से हुई थी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी रेहंद, ऑप्शन डी रोहिणी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है बेतवा। क्लियर है ना। ये लाइट चली गई है बच्चों, तो मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी बता देता हूँ। तो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर है, बेतवा पर है। और याद रखना जो परीक्षा बांध है कहाँ पर है, झांसी, झांसी जनपद में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद में पड़ता है। उसके अलावा बेतवा जो नदी है, बेतवा नदी पर
बेतवा नदी का जो उद्गम स्थल है वो मध्य प्रदेश में, कहाँ से है? मध्य प्रदेश के रायसेन से इसका उद्गम स्थल है, रायसेन से। उसके अलावा बेतवा पर कुछ और महत्वपूर्ण परियोजनाएं या बांध हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एक है सुकमा डुकमा, एक है आपका सुकमा डुकमा है, सुकमा डुकमा है, एक है आपका माता टीला, माता टीला है, माता टीला है, एक है आपका राजघाट बांध परियोजना, एक है आपकी राजघाट बांध परियोजना। ये सब बेतवा नदी पर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? ऑप्शन फर्स्ट दीनबंधु मित्र, ऑप्शन सेकंड जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ऑप्शन सी हेमचंद्राकर और ऑप्शन डी हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। भारत का जो प्रथम समाचार पत्र जो प्रकाशित किया था वो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। क्लियर है ना? और अगर बात की जाए तो जो जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने जो प्रथम समाचार पत्र था वो आपका बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट था। क्लियर है? और यह महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अंग्रेजी भाषा में था। किसमें? अंग्रेजी भाषा में था। और एक साप्ताहिक पत्र था, 7 दिन बाद ये जारी किया जाता था। और ये कहाँ से? कलकत्ता से। क्लियर है ना? कलकत्ता से। लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि भारत का प्रथम समाचार पत्र जो हिंदी में प्रकाशित हुआ, किसमें? हिंदी में जो प्रकाशित हुआ उसका नाम है उद्दंत उद्दंत मार्तंड, उद्दंत मार्तंड। क्लियर है ना? हिंदी में ये जो था, ये टाइम बंगाल गजट का, ये 1780 की बात है। लगभग कब की बात है? 1780 की बात है। और जो ये है ये 1826 की बात है। और इसके जो संपादक थे वो पंडित जुगल किशोर थे। कौन थे? पंडित जुगल किशोर थे। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रेणुकूट, कौन सी? रेणुकूट जाना जाता है, मतलब ये किस लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए ताप बिजली घरें या थर्मल पावर प्लांट, ऑप्शन बी स्टील इंडस्ट्री, ऑप्शन सेकंड एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ऑप्शन डी सीमेंट इंडस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, एल्यूमिनियम के लिए जाना जाता है। और जो रेणुकेतु है, जो मैं आपको बता दूं, ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। कहाँ पर है? सोनभद्र में। और ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। और ये रेणुकूट की जो स्थापना यूएसए के सहयोग से हुई थी। किसके? यूएसए या अमेरिका देश के सहयोग से हुई थी। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिय नृत्य शैली प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सत्रिय जो नृत्य शैली है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है? असम में। मैं आपको बता दूं कि शास्त्रीय जो नृत्य शैली है यह भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। याद रखना कि भारत में जो शास्त्रीय नृत्य हैं वो कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और वो इधर आप लोग देख सकते हो, इसमें एक है आपका कथक, कथक है, एक है आपका कथकली, कथकली है, एक है आपका मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम है, एक है आपका कुचिपुड़ी है, एक है आपका कुचिपुड़ी है, एक है आपका भारतनाट्यम है, एक आपका भारतनाट्यम है, एक आपका मणिपुरी है, एक आपका मणिपुरी है, और एक आपका यक्षगान है, और एक आपका है सत्रिया। कौन सा है? सत्रिया। यही बाद में शामिल किया गया था। तो सत्रिया तो असम का है, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। यदि इनकी बात की जाए कथक की, तो ये उत्तर प्रदेश का, किसका है? उत्तर प्रदेश का है। कथकली और मोहिनी अट्टम दोनों ही केरल के हैं, केरल के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। किसका है? तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का है, मणिपुर का है। और यक्षगान कर्नाटक का है। किसका है? कर्नाटक का है। और सत्रिय असम का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में T20 विश्व कप में एक मैच चारों ओवर मेडल फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन है? तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए
जसमीत बुमराह, बूम बूम बुमराह है। आप सब लोग जानते हो कि इस समय दुनिया के सबसे बेहतरीन गेंदबाज जसप्रीत बुमराह है। ऑप्शन बी शाहिन अफरीदी, ये पाकिस्तान के। लॉकी फर्गुसन, ये न्यूजीलैंड के। मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया के। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, लॉकी फर्गुसन। ये न्यूजीलैंड देश के हैं। किस देश के हैं? ये न्यूजीलैंड देश के हैं। और इन्होंने क्या किया कि 4 ओवर फेंके, 4 ही मेडन और 3 विकेट। क्लियर है ना? 4 ओवर फेंके, 4 ओवर, और चारों कैसे थे? मेडन थे, और 3 विकेट ली। और ये किसके? न्यूजीलैंड देश के हैं। और यह किस देश के खिलाफ किया था? जो इनके खिलाफ जो टीम थी वो थी पापुआ न्यू गिनी। कौन सी थी? पापुआ न्यू गिनी टीम थी। क्लियर है ना? पापुआ न्यू गिनी टीम के खिलाफ इन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया कि 4 ओवर में 4 मिनट और 3 विकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू की गई। ऑप्शन ए 2 फरवरी 2006, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2006, ऑप्शन सी 2 फरवरी 2005 और ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2005। तो मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 2 फरवरी 2006 को यह भारत के 200 जिलों में लागू की गई थी। भारत के 200 जिलों में लागू की गई थी। कौन सी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसको हम लोग नरेगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नरेगा भी कहते हैं। नरेगा की यदि बात की जाए तो मैं आपको बता दूं नेशनल रूरल ग्रामीण, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। और नरेगा का नाम 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? मनरेगा। फुल फॉर्म तो यही सेम थी, लेकिन एम से क्या जोड़ दिया गया था? महात्मा गांधी। क्लियर है ना? महात्मा गांधी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो नरेगा है यह विश्व का ऐसा पहला प्रोग्राम है जो गारंटी के साथ रोजगार देता है। विश्व का पहला प्रोग्राम जो गारंटी प्रदान करता है, और विश्व के किसी भी देश में ऐसा कोई कानून नहीं था। क्लियर है ना? ये सबसे पहले 200 जिलों में, और जो पहला जो था जहां पर पहली बार शुरुआत की गई थी तो वह था आपका आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से। कहां से? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से प्रारंभ की गई थी। अनंतपुर जिले से प्रारंभ की गई थी। याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनारस घराने के पंडित किशन महाराज एक वादक हैं। किसके वादक हैं? ऑप्शन ए संतूर, ऑप्शन बी बांसुरी, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी तबला। तो जो किशन महाराज हैं, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, वो तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन मेला आंचल नामक उपन्यास के रचयिता हैं? ऑप्शन ए कमलेश्वर, ऑप्शन बी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी काशीनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है, फणीश्वर नाथ रेणु। मेला आंचल किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन उत्तरांचल, उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन डी सोनभद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है, सहारनपुर से कितने राज्यों की सीमा लगती है? ये सहारनपुर जनपद है उत्तर प्रदेश का, उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। सोनभद्र एक ऐसा जनपद है, इससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। ये उत्तर प्रदेश का ऐसा जनपद है जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की? 4 राज्यों की। और 4 राज्य कौन कौन से इसमें आपको मैं बता दूं, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम था। ऑप्शन ए इंडिपेंडेंट पार्टी, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी स्वराज पार्टी, ऑप्शन डी इंडियन नेशनल पार्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने की थी।
और मैं आपको बता दूं कि बाद में 1925 में जो विट्ठल दास पटेल थे, उनको केंद्रीय असेंबली में जो चुनाव जिताने में मुख्य भूमिका थी वो स्वराज पार्टी की ही थी। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए होमी जे भाभा, ऑप्शन बी विक्रम साराभाई, ऑप्शन सी सीवी रमन और ऑप्शन डी वेंकट रमन राधाकृष्णन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए होमी जे भाभा है। इन्होंने 1969 में पहले में ट्राम्बे या मुंबई में एक एटोमेटिक रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी अपने नाम से, भाभा एटोमेटिक, इसे हम बार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्क कहते हैं। बार्क नाम से स्थापना की थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नाम से स्थापना की थी। और ये कहाँ की गई थी? मुंबई, या हम लोग कह सकते हैं ट्राम्बे में। कहाँ पर? मुंबई के ट्राम्बे में की थी। क्लियर है ना। ये महाराष्ट्र में हम कह सकते हैं महाराष्ट्र में की थी। क्लियर है। तो भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक इन्हें ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सूची फर्स्ट को सूची से सेकंड से सुमेलित कीजिए। नीचे दिया गया है सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है भारत के राज्य में कौन कौन सी है। ऑप्शन ए तमिलनाडु में कौन सी है, ऑप्शन बी राजस्थान, नागालैंड और मध्य प्रदेश। इधर मिलान करना है सूची ए और सूची सेकंड। तो मैं आपको बता दूं कि तमिलनाडु डेडावोटा, डेडावोटा जो तमिलनाडु में है। क्लियर है ना। और ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी। किसकी? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। राजस्थान में यदि बात की तो राजस्थान में गुरु शिखर है। क्लियर है ना। राजस्थान कौन सा है? गुरु शिखर है। और जो अरावली पर्वतमाला है, कौन सी? अरावली पर्वतमाला है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है। और आप सब लोग जानते हैं अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। विश्व की, भारत की ही नहीं, विश्व की सबसे विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। क्लियर है ना। और यह वर्तमान में अब एक अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? वर्तमान में एक अवशिष्ट पर्वत है। उसके अलावा नागालैंड की यदि बात की जाए तो नागालैंड की सारामती चोटी है। और मध्य प्रदेश की यदि बात की जाए तो ये धूपगढ़ी है, धूपगढ़ चोटी है जो मध्य प्रदेश की है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, मैं आपको बता दूं कि ए, बी, सी और डी। ए का जो आंसर है वो 4 है, बी का है वो 3 है, और सी का है नागालैंड का सेकंड है, और डी का है आपका फर्स्ट है। तो ये जिस ऑप्शन में आंसर होगा वो इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है ना। यहाँ ऑप्शन नहीं है तो मैंने मिलान यहाँ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है बांग्लादेश। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका? जनसंख्या घनत्व का मतलब यह होता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं। जैसे ऐसे समझो कि मैंने ये एरिया बना लिया और इसमें यहाँ 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 ऐसे दूर दूर लोग रह रहे हैं। मान लो 1 किलोमीटर एरिया है, मैंने फिर ये दूसरा बना लिया तो यहाँ इसमें ये भी 1 किलोमीटर एरिया है, इसमें आप लोग देखो इसमें ऐसे रह रहे हैं। तो ये इसका जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं उसको हम लोग जनसंख्या घनत्व कहते हैं। लेकिन याद रखना अब वर्तमान में विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश अपना भारत है। वैसे अभी तक 2021 की जनगणना के आंकड़े नहीं आए, लेकिन फिर भी जो दूसरी कुछ एजेंसियां हैं, जो दूसरे देश हैं, उनकी जनगणना के अकॉर्डिंग यह माना जा रहा है कि भारत की जनगणना अब वर्तमान में लगभग 145 करोड़ हो गई है। कितनी हो गई है? लगभग 145 करोड़ हो गई है। तो इस विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश अब भारत है, फिर दूसरे नंबर पर चीन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या पूछा गया? जनसंख्या घनत्व के मामले में ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है, बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991 और ऑप्शन डी 1992। तो नई आर्थिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो अपनाई गई थी वो 1991 में अपनाई गई थी। लेकिन प्रथम आर्थिक नीति की बात की जाए, भारत में प्रथम आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? तो प्रथम आर्थिक नीति जो अपनाई गई थी वो 1948 में अपनाई गई थी, फिर दूसरी 1956 में, सेकंड 1956 में। लेकिन याद रखना नई आर्थिक नीति 1991 में। और 1991 में एक कॉन्सेप्ट और आया था एलपीजी, पूछा बहुत जाता है
एलपीजी को इंग्लिश होती है लिबराइजेशन, इसकी हिंदी होती है उदारीकरण। क्या होती है? उदारीकरण। क्या होती है इसकी हिंदी? उदारीकरण होती है। और उदारीकरण की यदि बात की जाए तो लिबराइजेशन कहते हैं इसको हम लोग, या उदारीकरण। क्या कहते हैं? उदारीकरण। पी का प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, या इसको क्या कहते हैं? निजीकरण कहते हैं। और जी का ग्लोबलाइजेशन, या इसको हम लोग वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण कहते हैं। पूछा जाता है कि एलपीजी कॉन्सेप्ट कब आया था? तो 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में देश के किस प्रथम प्रधानमंत्री के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है, जवाहरलाल नेहरू। आप सब लोगों को पता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और ये 1947 से 1964 तक रहते हैं। याद रखना कि ये 3 बार प्रधानमंत्री की शपथ इन्होंने ली, और उसके बाद अगर 3 बार से ज्यादा किसी, मतलब तीसरी बार और दूसरा अगर कोई प्रधानमंत्री हुआ है तो वो कौन है? आपके वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्लियर है ना? तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे, उनका रिकॉर्ड वो किसी ने नहीं तोड़ा था। अब आके किसने तोड़ा है? नरेंद्र मोदी ने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रसन्न नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक, बहुत पूछा जाता है, का प्रतीक जहां देवी नौचंदी का मंदिर बड़े मियाँ की मजार स्थित है, प्रतिवर्ष लगता है आगरा में, ऑप्शन बी बुलंदशहर में, ऑप्शन सी मेरठ में, ऑप्शन डी सहारनपुर में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मेरठ में। सहारनपुर में शाकुंभरी, आगरा में बटेश्वर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, मेरठ हिंदू मुस्लिम भाईचारे का प्रतीक होता है नौचंदी का मेला, जो मेरठ में यह मुख्यतः लगता है। ऑप्शन डी, वो सॉरी क्वेश्चन लास्ट है, निम्नलिखित खदानों में किस एक में विशाखापट्टनम स्थापित संयंत्र लौह धातु प्राप्त करता है? ऑप्शन ए बाबा बुदन, ऑप्शन बी बेलाडीला, ऑप्शन सी डल्ली राजहरा, ऑप्शन डी गुरु मेहसानी। तो मैं आपको बता दूं, विशाखापट्टनम जो इस्पात संयंत्र लौह धातु कहाँ से प्राप्त करता है? तो ऑप्शन बी बेलाडीला। बेलाडीला की खान है जो छत्तीसगढ़ राज्य में है। कहाँ पर है? बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ राज्य में है। डल्ली राजहल्ला की भी छत्तीसगढ़ में है, इसकी भी छत्तीसगढ़ में है। गुरु मेहसानी की उड़ीसा में है और बाबा बुदन की कर्नाटक में है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी? इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जय हिंद।